नमस्कार कृषि छात्रों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम एग्रोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनके बारे में सीखेंगे। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जल की वह मात्रा जो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के अलावा सिंचाई के समय नष्ट हो जाती है कहलाती है। जल की वह मात्रा जो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के अलावा सिंचाई के समय नष्ट हो जाती है कहलाती है। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर निक्षालन, निस्मंदन, सीपेज और जल निकास। तो इन सब के बारे में देख लेते हैं। निक्षालन क्या होता है? निक्षालन होता है जल के साथ पोषक तत्वों का निचली सतह पर जाना। निचली सतह पर जाना क्या कहलाता है? आपका निक्षालन कहता है। तो जल के साथ यदि पोषक तत्व निचली सतह पे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है निस्मंदन। निस्मंदन मतलब इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है, ये आपका गमला है, इस गमले में आपने पानी डाला और पानी डालने के बाद में वो पानी नीचे की ओर गमन कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? निस्मंदन कहेंगे या इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। यह असंतृप्त अवस्था में होता है। निस्मंदन हमेशा कौन सी अवस्था में होता है? असंतृप्त अवस्था में होता है। और निक्षालन हमेशा जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? संतृप्त अवस्था में होता है। संतृप्त अवस्था, सेचुरेटेड स्टेज में होगा, ये अनसेचुरेटेड स्टेट में होगा। उसके बाद में सीपेज। सीपेज क्या होगा? सीपेज होता है दाब के कारण पानी का अन्य सतह पर जाना क्या कहलाता है? सीपेज कहलाता है। सीपेज अर्थात जैसे नहरों के जो क्षेत्र है, नहरी क्षेत्रों में पानी के दाब के कारण जल आसपास के खेतों में ऊपर की ओर आ जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। सीपेज मतलब होता है जैसे कि इसे हम कह सकते हैं सेम की प्रॉब्लम जो हुई है वो सीपेज के कारण हुई है। इंदिरा गांधी नहर में सीपेज के कारण किस चीज की समस्या उत्पन्न हुई? सेम की समस्या उत्पन्न हुई। सेम की समस्या अर्थात लवणों का पानी के साथ ऊपर की सतह पर आकर एकत्रित हो जाना, इसे हम सेम की समस्या कहते हैं। और भूमि दलदली रहती है, लवण भी एकत्रित हो गए और भूमि कैसी है? दलदली भूमि है। अगला आता है जल निकास। जल निकास क्या होता है? अतिरिक्त जो जल होता है उसको खेत से कृत्रिम तरीके से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। तो यहां पर अब हमारा क्वेश्चन है कि जल की वह मात्रा जो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के अलावा सिंचाई के समय नष्ट हो जाती है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के अलावा, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? वाष्पीकरण होता है सतह से पानी का वाष्प के रूप में उड़ना, और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्ती की सतह से पानी का जलवाष्प के रूप में हानि, वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और किसी भी सतह से वो वाष्पीकरण कहलाता है। और इनफिल्ट्रेशन में क्या है कि पानी का नीचे जाना, मतलब सिंचाई के समय जो नष्ट हो रहा है पानी, वो पानी जो नीचे जा रहा है, निचली सतह में जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? निस्मंदन। मतलब उस हानि का कारण क्या है? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन होता है वो। और इनफिल्ट्रेशन का सिनोनिम जो हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन का जो दूसरा रूप हो सकता है पर वो संतृप्त अवस्था में होता है, उसे हम परकोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परकोलेशन। मतलब एक कॉलम से पानी का नीचे की ओर गमन जो है वो क्या कहलाएगा? आपका परकोलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जल निकास से तात्पर्य है।
जल निकास क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि कृत्रिम रूप से जल को खेत से बाहर निकालना ताकि जलाक्रांति वाली स्थिति उत्पन्न ना हो, इसे हम क्या कहते हैं? जल निकास कहते हैं। तो कृत्रिम रूप से अनावश्यक जल को खेत से बाहर निकालना, ये परिभाषा मैंने बताई। हम देखते हैं ऑप्शन में कहां पर हमें ये परिभाषा मिलती है। आवश्यकता से अतिरिक्त जल को बाहर चला जाए, जो चला जाए उसे हम जल निकास कहेंगे। क्या? भूमि की पतली सतह से जल के नीचे जाने की प्रक्रिया को क्या जल निकास कहा जाता है? अतिरिक्त जल की वह मात्रा जो सिंचाई के समय नष्ट हो जाती है, क्या उसे जल निकास कहा जाएगा? आवश्यकता से अतिरिक्त जल जो खेत से निकाला जाए उसे हम क्या कहते हैं? जल निकास कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? जल निकास कहेंगे। आवश्यकता से अधिक जल जो खेत से कृत्रिम रूप से बाहर निकाला जाए, निकाला जाए का मतलब क्या आ गया यहां पर? कि कृत्रिम रूप से निकाल रहे हैं, इसमें एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस हो जाएगी। ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एंथ्रोपोजेनिक, अर्थात इसमें किसी न किसी मानव के क्रियाकलाप के द्वारा जो है जल को बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी आपको ये लाइन भी यहां पर ऐसी लग रही है कि आवश्यकता के अतिरिक्त जल को बहकर चला जाए, तो वो बहकर चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रन ऑफ कहते हैं। क्या कहेंगे? रन ऑफ। तो रन ऑफ क्या है? स्वतः होता है। जब पानी संतृप्त अवस्था, सेचुरेटेड हो जाती है सोइल में, मृदा जो है संतृप्त हो जाएगी, उसके बाद में जो जल खेत से सतह पे बहने लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रन ऑफ कहते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जल निकास क्लियर हो गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? बीजों की बुआई का उचित समय होता है। बीजों की बुआई का उचित समय होता है। ये उचित समय क्या रहेगा? ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है। पूर्णिमा, दूसरा अमावस्या, पूर्णिमा से 48 घंटे पूर्व, अमावस्या से 24 घंटे पूर्व। ठीक है, वैसे तो कॉमन फीचर हम लगा सकते हैं कि दीपावली कब आती है? अमावस्या पे आती है। अमावस्या के पहले अगर हम मान लो बुआई करते हैं, या अमावस्या के आसपास के टाइम में अगर हम बुआई करते हैं, तो उस टाइम पे अंकुरण अच्छा होता है, और करते भी हैं। रबी का सीजन ही स्टार्ट दीपावली के आसपास से ही होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका इसमें? अमावस्या के 24 घंटे पूर्व। राइट आंसर क्या आ जाएगा? अमावस्या के 24 घंटे पूर्व। दो तरह की सिचुएशन होती है, चंद्रमा की दो तरह की सिचुएशन होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है तो उसे उपभू क्या कहते हैं? उपभू अवस्था कहते हैं। और अगर मान लो वो दूर जाता है तो उसे अपभू अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू अवस्था। जैसे ही चंद्रमा निकट आता है तो नमी ऊपर की ओर चढ़ जाती है, या नमी की मात्रा जो है वातावरण में ज्यादा हो जाती है, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इस वजह से उस समय पर बुआई करना उचित रहता है। क्लियर? अगर मान लो चंद्रमा दूर जाता है तो उस स्थिति में नमी की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है, और उस समय कटाई के कार्य किए जाएंगे, ताकि ग्रेन में आर्द्रता कम होगी वायुमंडल में, तो बीज जो है वो सूखेंगे और उनमें भी नमी की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो उस समय हार्वेस्टिंग के कार्य किए जाते हैं। ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? अब अपने पास यहां पर क्या चीज है? बायोडायनेमिक खेती। बायोडायनेमिक खेती क्या होती है? ऐसी खेती जो चंद्रमा की गति के आधार पर की जाए उसे हम बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। ऐसी खेती जो चंद्रमा की गति के आधार पर की जाए या नक्षत्र के आधार पर की जाए उसे हम बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। इस खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है डाल्टन, लुईस पास्चर, वेलियो, रुडोल्फ स्टेनर। तो यहां पर सभी दार्शनिक दिए हुए हैं। सभी दार्शनिक
यहां से डाल्टन, लुईस पास्चर और वेलियो जो दिए हुए हैं वो जैविक खेती से कहीं से भी जुड़े हुए नहीं है, जैविक खेती से रिलेटेड नहीं है। यहां हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, रुडोल्फ स्टेनर। तो रुडोल्फ स्टेनर ने बायोडायनेमिक खेती को प्रतिपादित किया है। यह एक दार्शनिक है जो जैविक खेती के बारे में नक्षत्र के आधार पर इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कृषि की जानी चाहिए, अर्थात चंद्रमा की गति के आधार पर जो खेती की जाती है उसे हम बायोडायनेमिक खेती कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रुडोल्फ स्टेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी इलाकों के लिए सर्वोत्तम सिंचाई की विधि कौन सी है? रेगिस्तानी इलाकों के लिए सर्वोत्तम सिंचाई की विधि कौन सी है? रेगिस्तानी इलाके इसलिए रेगिस्तानी है क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, वर्षा नहीं होती है, वर्षा कम है और ताप जो है वो अधिक होता है। अर्थात अगर हम बात करें कि वर्षा कितनी कम है, तो यहां की जो वर्षा है वो कितनी है, लगभग 20 mm से लेकर के 60 mm तक यहां की वर्षा है। या फिर ऐसे मान सकते हैं कि सिंपल सी चीज है कि यहाँ की वर्षा जो है वो बहुत ही कम है। जैसे जैसलमेर के इलाकों की बात करें हम तो वहां पर अत्यधिक कम वर्षा है, और रेगिस्तान में मतलब शुष्क क्षेत्रों की बात करें तो वहां बारिश जो है वो 20 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र माने जाते हैं। यहां पर देख लेते हैं, रेगिस्तानी इलाकों के लिए सर्वोत्तम सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो यहां ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्रिप, फव्वारा, भूमिगत और सभी। तो कम पानी की स्थिति में हमें कौन सी विधि काम में लेनी पड़ेगी? ड्रिप विधि काम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस विधि से जल बचत कितनी होती है, जल बचत जो होती है वो कितनी होगी, लगभग 50 से लेकर के 70% होगी। और यहां पर पौधे के उपयोग करने की जो दक्षता है वो लगभग 95% दक्षता पौधे की होती है। मतलब इस विधि में जो पानी इमीटर द्वारा बाहर निकाला जा रहा है उसको 95% तक ग्रहण किया जा सकता है। तो कौन सी विधि में दक्षता सर्वाधिक होती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रिप विधि में। रेगिस्तानी इलाकों के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ड्रिप विधि है। जल बचत कौन सी विधि में सर्वाधिक होती है, तो ड्रिप विधि में। ठीक है, फलों के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ड्रिप विधि। ये इस तरह से आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फसलों में सिंचाई किस आधार पर करनी चाहिए? फसलों में सिंचाई किस आधार पर करनी चाहिए? क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारे पास, जब फसल मुरझाने लगे, निश्चित अंतराल पर, फसल जल मांग पर, और फसल की क्रांतिक अवस्था के आधार पर। तो यहां क्वेश्चन है कि फसलों में सिंचाई का आधार क्या होना चाहिए या मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो फसल में सिंचाई का मुख्य आधार जो कि एक वैज्ञानिक आधार है वो होता है क्रांतिक अवस्था के आधार पर। अर्थात फसल की क्रांतिक अवस्थाएं निश्चित की गई है कि इस अवस्था पर सिंचाई करने से उपज जो है वो बनी रह सकती है या उपज में वृद्धि हो सकती है। तो वो जो निर्धारित अवस्थाएं हैं उन पर ही सिंचाई करनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करनी चाहिए। क्रांतिक अवस्था क्या चीज होती है, क्रिटिकल स्टेज, अर्थात ऐसी अवस्था जिस अवस्था पर उसको जल दिया जाना अति आवश्यक है। अगर जल नहीं दिया जाएगा तो उसमें हानि प्रतिशत बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्रांतिक अवस्थाएं कैसी आपने किताबों में पढ़ी होगी। जैसे गेहूं के लिए आपने पढ़ी होगी CRI स्टेज पढ़ी होगी। उसके बाद में मक्का के लिए आपने पढ़ी होगी सिल्किंग अवस्था पढ़ी होगी, टेस्लिंग अवस्था पढ़ी होगी। इस प्रकार की अवस्थाएं जो है वो क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फसलों में सिंचाई, ये तो हमने देख ही लिया। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ड्रिप सिंचाई के बारे में कौन सा कथन सही है? ड्रिप सिंचाई क्या होती है? यह एक माइक्रो इरिगेशन का तरीका है।
इस इरिगेशन में पानी की बचत की जाती है। यह एक आधुनिक तरीका है जिसका विकास इजराइल में किया गया, ये आप लोगों को पता होगा। तो ड्रिप सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसे ट्रिकल सिंचाई भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसे ट्रिकल सिंचाई भी कहा जाता है। ट्रिकल मतलब होता है बूंद, ट्रिकल मतलब क्या होता है? बूंद। तो इसका नाम ही क्या है? बूंद बूंद सिंचाई विधि। उसके बाद में तथा यह इजराइल से विकसित की गई है और ऑस्ट्रेलिया से, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों से शुरू की गई विधि है। इजराइल में इस विधि की शुरुआत की गई। इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसमें जल उपयोग क्षमता या दक्षता कह सकते हैं, इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता यहां पर कह सकते हैं इसको। तो इसमें जल उपयोग दक्षता जो होती है वो 95% होता है। हमने रिसेंट क्वेश्चन में अभी हमने बात करी है कि क्या उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, तो 95%, और जल बचत 50 से 70% पाई गई है। मतलब इसमें अगर मान लो किसी सिंचाई में लगभग 10 लाख लीटर पानी लग रहा है, तो मतलब हम सीधा सीधा 7 लाख लीटर पानी इसमें बचत कर सकते हैं। मतलब 3 लाख लीटर पानी से ही 1 हेक्टेयर में सिंचाई कर सकते हैं। अगला और स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, इससे 10 से 70% उपज वृद्धि होती है। अर्थात ड्रिप इरिगेशन में जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। इस वजह से नमी की कमी पौधे में कभी नहीं आ पाएगी और पौधा अच्छी ग्रोथ लेगा। उससे जो मिनिमम उपज वृद्धि, अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग उपज वृद्धि हो सकती है। तभी अपने यहां पर एक ब्रॉड रेंज दी हुई है। ब्रॉड रेंज का मतलब यही होता है कि कम से कम कितनी वृद्धि किस क्रॉप में देखी गई है और अधिक से अधिक कितनी वृद्धि किस क्रॉप में देखी गई है। तो कुछ क्रॉप ऐसी है जिनमें 70% तक भी वृद्धि उपज में मिली है, किससे? ड्रिप सिंचाई से, और कुछ फसलें ऐसी है जिनमें मिनिमम 10% भी मिली है। तो लगभग जो है हमें सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही प्रतीत हो रहे हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन के लिए? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि उपज क्लासेज की ओर से 6 मई से कक्षा 12वीं के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं, जहां पर रेगुलर क्लासेज होगी और डेली जो है उनकी विषय चर्चा की जाएगी, विषय चर्चा पे ध्यान दिया जाएगा, तथा प्रति संडे को जो है वो टेस्ट का आयोजन किया जाना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपज में एडमिशन के लिए पधारें। एडमिशन यहाँ पर ओपन है। आगे क्वेश्चन है आपका, हरा सोना कौन सी फसल को कहा जाता है? कौन सी फसल को हरा सोना कहा जाता है? सोयाबीन, बांस, अफीम और चाय। तो राइट आंसर हमारा क्या है? इसको सीधा सा देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हरा सोना कौन सी फसल को कहा जाएगा? बांस को कहा जाता है। बेम्बू को हरा सोना कहा जाता है। बेम्बू के लिए सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखने की वो क्या है कि यह ग्रेमिनी कुल की फसल है। कौन सी कुल की फसल है? यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है, जो कहां पर काम में आता है? टिम्बर के लिए काम में लेते हैं इसको। किसके लिए काम में लेते हैं? टिम्बर के लिए काम में लेते हैं। इससे छप्पर वगैरह ऐसी चीजें बनाई जाती है। इसे ही ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे ज्यादा, भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जो है उनमें सबसे ज्यादा होता है। सोयाबीन हरा सोना नहीं है, अफीम काला सोना। उसके बाद में चाय जो है वो एक स्टिमुलेंट क्रॉप है, उत्तेजक फसल है, जिससे थीन प्राप्त होता है। चाय और अफीम से मार्फिन प्राप्त होता है, और सोयाबीन एक दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, मोथा वर्षा ऋतु का साइप्रेसी कुल का खरपतवार है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मोथा एक खरपतवार है और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन है कि मोथे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है चिनोपोडियम एल्बम, एक वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है कस्कुटा रिफ्लेक्सा, एक वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है साइप्रस रोटेंडस, और एक वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। चिनोपोडियम एल्बम जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? बथुआ का। बथुआ का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा कस्कुटा रिफ्लेक्सा जो है वो अमरबेल का वैज्ञानिक नाम है, जो कि एक परजीवी खरपतवार है।
उसके बाद में आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी का है। तो बचा क्या अपने पास? साइप्रस रोटेंडस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि मोथा जो है उसका वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटेंडस होता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? साइप्रस रोटेंडस। ठीक है, साइप्रस रोटेंडस को सेज वीड भी कहा जाता है। सेज वीड अर्थात ऐसा पानी में बिछे हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और मोथा का प्रवर्धन, ये भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि मोथा का प्रवर्धन किससे होता है? तो मोथा का प्रवर्धन राइजोम से होता है। किससे होता है? राइजोम से। तो मोथा का वानस्पतिक प्रवर्धन राइजोम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शाकनाशियों में से वर्णात्मक व स्थानांतरित समूह में आते हैं। कौन से शाकनाशी जो है वो वर्णात्मक है? वर्णात्मक का अर्थ क्या होता है? ऐसे शाकनाशी जो किसी पौधे की विशेष प्रजाति को ही नष्ट करते हैं या चयन करके नष्ट करने वाले जो खरपतवारनाशी होते हैं उन्हें वर्णात्मक या चयनात्मक या सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। स्थानांतरित जो कि पौधे के एक भाग से अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाए उनको स्थानांतरित शाकनाशी कहते हैं। तो जो वर्णात्मक शाकनाशी होते हैं वही ज्यादातर शाकनाशी स्थानांतरित भी होते हैं। तो हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, पैराक्वाट, पीसीपी और डाइक्वाट। तो जहां पैराक्वाट और डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट ऐसे शाकनाशी देखने को मिल जाए मतलब ये अवर्णात्मक है, ये बिना किसी का चयन किए संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करते हैं। इसीलिए ऐसे शाकनाशियों को रोड साइड के खरपतवार निकालने या खत्म करने हेतु या पार्क में खरपतवार निकालने या खत्म करने हेतु काम में लेते हैं। तो पैराक्वाट यहां भी आ गया। उसके बाद में नाइट्रोफेन, सिमेजीन और एट्राजीन। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन है मिथाइल ब्रोमाइड डायूरोन। उसके बाद में अगला उदाहरण है 2,4-D, 2,4,5-T व डेलापोन। ये शाकनाशी दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा शाकनाशी जो है वो वर्णात्मक शाकनाशी कहलाएगा? तो यहां पर वर्णात्मक शाकनाशी समूह में लगभग इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे डेलापोन दिया हुआ है, ये यहां पर नहीं रहेगा। मिथाइल ब्रोमाइड यहां पर दिया हुआ है, ये यहां पर नहीं रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? नाइट्रोफेन, सिमेजीन और एट्राजीन। ये फसलों में पूरी तरह से काम में ले सकते हैं। क्लियर? क्योंकि इसको भी हम काम में नहीं ले सकते, ये मृदा धूमक है। तो ये सभी तरह के खरपतवारों के बीजों को या सभी तरह की फसली बीजों को ये खत्म करने का काम करता है या अंकुरण क्षमता को घटाने का कार्य करता है। इसमें अपन डेलापोन जो है वो सभी प्रकार की वनस्पति को खत्म करने का कार्य करेगा। तो राइट आंसर जैसे नाइट्रोफेन है, सिमेजीन है, एट्राजीन है, इन्हें हम फसलों में ही काम में लेते हैं। तो ये एक वर्णात्मक ग्रुप है। ठीक है, उनमें एक एक खरपतवारनाशी ऐसा है जो कि अवर्णात्मक का कार्य करता है, इसलिए हम उस ग्रुप को चयन नहीं करके यहाँ पर मुख्य ग्रुप कौन सा चयन किया हमने? नाइट्रोफेन, सिमेजीन और एट्राजीन का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। लीजिए, मृदा धूमक के रूप में उपयोग लेते हैं। कौन से शाकनाशी का प्रयोग मृदा धूमक के रूप में अर्थात फ्यूमिगेंट के रूप में? धूमक क्या होते हैं? धूमक ऐसे रसायन जो वाष्पशील अवस्था में जो है पौधों को मारने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो ठोस अवस्था में रहते हैं और उनमें से एक विशेष प्रकार की वाष्प निकलती है और उस वाष्प के द्वारा किसी न किसी कीट या किसी न किसी जैविक चीजों का नियंत्रण किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? धूमक। जैसे हमारे घरों में धूमक के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? जैसे ओडोनिल है। किसके लिए है ओडोनिल? एक सुगंध को फैलाने के लिए। ऐसे ही सेल्फोस जो है हम इसको अवायवीय स्थिति में रखने के बाद में इसमें से एक गैस विसर्जित होती है और गैस विसर्जित होती है, उस गैस का नाम है फास्जीन गैस। और फास्जीन गैस जो है वो दम घोट देती है कीड़ों का और कीड़े उससे मर जाते हैं। जनरली भंडारण में काम में लिए जाते हैं। मृदा धूमक कहाँ काम में लिए जाते हैं? भंडारण में, खपरा बीटल जैसे कीटों के लिए। तो मृदा धूमक के रूप में किसको उपयोग में लेते हैं? सिवेक्स, मिथाइल बायूरोन, एमिट्रोल और सीडीईसी, वेगाडेक्स। तो यहां पर ये सभी क्या है? ठोस और द्रव रसायन है, परंतु ये वाष्प के रूप में जो है कार्य नहीं करते। तो यहां पर अपना आंसर क्या आ जाएगा? मिथाइल बायूरोन, और इसे हम एमबी भी कह देते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड के नाम से भी आता है, एक ईडीबी के नाम से आता है। इनका प्रयोग हम जो है मृदा धूमक के रूप में कर सकते हैं।
अर्थात ऐसे सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करेगा जो हानिकारक है, ताकि अंकुरण में तेजी आ सके। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार नष्ट किए जा सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किससे नष्ट किए जा सकते हैं? तो एक कॉमन सेंस जो हमने, जैसे हम कभी कभी रट्टा मार लेते हैं कि यार सकरी पत्ती के लिए आइसोप्रोट्यूरोन और चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D, तो ऐसे क्वेश्चन है। तो यहां पर ब्यूटाक्लोर है प्रोपेनिल से, एट्राजीन व नाइट्रोफेन से, उसके बाद में आइसोप्रोट्यूरोन और 2,4-D से। अब यहां पर ये जो है, यहां पर पत्तियों का केस नहीं है, यहां पर ये उगी नहीं रहे खरपतवार, उससे पहले ही हम इनको प्रयोग में ले रहे हैं। ये खरपतवार नाशी खड़ी फसल में काम में ले रहे हैं, और खड़ी फसल में हमें जो है पत्तियों का देखना पड़ेगा कि चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले हैं। तो सकड़ी पत्ती के लिए तो आइसोप्रोट्यूरोन काम में लिया जाता है, और चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D काम में लिया जाता है। तो 2,4-D यहां पर थोड़ा सा मैच कर रहा है हमारा, इस खरपतवारनाशी को हम काम में ले सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अपना 2,4-D से। किससे? 2,4-D से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैविक खाद को देने का समय है। जैविक खाद क्या होती है? जीवों से प्राप्त खाद को हम जैविक खाद कहते हैं, जैसे FYM, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, हरी खाद, नाइट सोइल, ऐसी खादें जो होती है वो जैविक खादें होती है, अर्थात जीवों से प्राप्त होने वाली। बुआई से 15 से 45 दिन पहले, बुआई के समय, बुआई के 15 से 45 दिन बाद, बुआई के बाद विभिन्न चरणों में। तो ये ऐसे खरपतवार, ऐसे खादें होती है जो धीरे धीरे विघटित होकर के पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। तो इनको प्रायर अवस्था में डाला जाएगा, अर्थात पहले ही डाला जाएगा, तब जाकर के ये पोषक तत्व प्रदान करेगी, अर्थात इनसे पोषक तत्व प्रदान नहीं किए जा सकते। बुआई के समय इसको नहीं दे सकते, बुआई के बाद नहीं देंगे, और बुआई के बाद तो जब यहां बुआई के बाद नहीं दे रहे तो फिर यहां कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुआई के 15 से 30 दिन पूर्व, मतलब सीधा सीधा 1 माह पूर्व हम जो है जैविक खादों का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी फसल में कौन सा प्रमुख शाकनाशी काम में लिया जाता है। तो धान की बात करें तो यहां पर ब्यूटाक्लोर काम में लेंगे, बाजरे के केस में अगर हम बात करें तो यहां पर एट्राजीन काम में लेंगे, गेहूं के केस में अगर हम बात करें तो आइसोप्रोट्यूरोन, और आलू के केस में एलाक्लोर नामक खरपतवारनाशी काम में लिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन के साथ मिलान कर लेते हैं। फर्स्ट में थर्ड है, तो फर्स्ट में थर्ड यहां पे भी दिख रहा है और हमें यहां पर भी दिख रहा है, मतलब 2 में से आंसर रहेगा अपना। दूसरा देख लेते हैं, बाजरा, बाजरा में फर्स्ट, मतलब बी में फर्स्ट दिख रहा है, तो बी में फर्स्ट ये, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपका। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन अपना है, केन या किसान खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या किसान खाद में 25% नाइट्रोजन किस रूप में विद्यमान होती है? अर्थात ये चीज तो फिक्स है कि केन में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 25% होता है। तो अब ये नाइट्रोजन किस रूप में है? नाइट्रेट के रूप में कितनी है और अमोनियम के रूप में कितनी है, ये देखना है। तो केन को किसान खाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उदासीन प्रकृति की खाद है और ये किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है। अब इसमें नाइट्रेट नाइट्रोजन कितना होता है? लगभग 12.5% होता है। 25% में से 12.5% तो क्या होता है? नाइट्रेट नाइट्रोजन होता है, और 12.5% या 12.5% जो है वो अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन होगा। तो हम यहां पर ऑप्शन देखते हैं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 75% भाग अमोनिया का होता है। 75% नहीं है, यहां पर 50-50 लग रहा है हमें। क्या लग रहा है? 50-50%। तो देखो 50% भाग अमोनिया का और 50% भाग नाइट्रेट का होता है। यहां अमोनियम कर लेंगे इसको, अमोनियम। तो 50% भाग अमोनियम का होता है और 50% नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट नाइट्रोजन होती है। संपूर्ण एमाइड के रूप में नहीं होती, एमाइड के रूप में यूरिया में पाई जाती है नाइट्रोजन। किस में पाई जाती है? यूरिया में पाई जाती है। और संपूर्ण अमोनिया, ये संपूर्ण अमोनिया जो है वो एनहाइड्रस अमोनिया में होता है। एनहाइड्रस
एनाइडस अमोनिया में संपूर्ण अमोनिया के रूप में ही होती है। क्लियर? आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 7 से कम पीएच वाली मृदाएं क्या कहलाती है, जो कि आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा। 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, 7 से ज्यादा वाली क्षारीय प्रकृति की होती है। 7 वाली थोड़ा सा टफ है। 7 वाली आप बताओगे मुझे कमेंट करके कि 7 वाली जो है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है। दीमक का प्रकोप पौधे के कौन से भाग पर अधिक होता है? दीमक अर्थात ओडेंटोटर्बिस ओबेसस भूमिगत कीट है, सामाजिक कीट है और हानिकारक कीट है। अर्थात ये हानिकारक इसलिए हानि क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि इसको भोजन के रूप में क्या चाहिए, सेलुलोज, और सेलुलोज इसको कहां से मिलेगा, पौधे के पुराने भाग से। और पौधे का सबसे पुराना भाग क्या होगा, जो सबसे पहले आया, अर्थात जड़। जड़ पौधे का सबसे पुराना भाग होता है, इसीलिए ये कौन से भाग को हानि पहुंचाएगा, दीमक। दीमक जड़ भाग को हानि पहुंचाता है। ये टर्मिट एरिया बना लेता है अपने ऊपर, जैसे कोई भी। अच्छा, ये रात्रिचर है, अंधेरे में नुकसान पहुंचाता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की संस्तुतियों पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई? अर्थात रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पर? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन जो बनाया था 1926 में, 1926 में रॉयल कमीशन की स्थापना हुई थी। 1926 में रॉयल कमीशन की स्थापना कब हुई? 1926 में इसकी स्थापना हुई। और इसको जो है चेयर किसने किया, अर्थात इसके अध्यक्ष कौन रहे, लॉर्ड लिनलिथगो इसके अध्यक्ष रहे। उनकी सिफारिश, और इस रॉयल कमीशन की सिफारिश पर यहां पर ये शब्द थोड़ा सा ज्यादा हिंदी वाला शब्द है, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, सिफारिश। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पे आईसीआर बना है। क्या बना है? आईसीआर। उसका नाम पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर था, अभी आजकल उसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है। तो लॉर्ड लिनलिथगो की कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हुई। और उसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947, 16 जुलाई 1929, 1 जनवरी 1930 और 16 जुलाई 1931। तो राइट आंसर क्या है हमारा? 16 जुलाई 1929, क्योंकि 1926 में जब कमीशन बना है तो उसके बाद में सिफारिशों का दौर चला होगा, और उसके बाद में 3-4 साल में आईसीआर की स्थापना हुई है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवार की किस तरह की रोकथाम का उपाय है? अर्थात दुर्घटना से पहले अगर हम समझ जाएं, या कहीं भी, जैसे वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन क्या है? एक निरोधात्मक उपाय है। प्रिकॉशन का मतलब ही क्या होता है? निरोधात्मक उपाय का मतलब ही क्या होता है? प्रिकॉशनल मेजर्स। प्रिकॉशनल मेजर्स को हम निरोधात्मक उपाय कहते हैं। तो अगर मान लो शुद्ध बीज बोएंगे, खरपतवार रहित बीज नहीं बो रहे हैं हम, तो उसमें खरपतवार उगेंगे ही नहीं, तो ये कौन सा उपाय हो गया? निरोधात्मक उपाय हो जाएगा। इरिडिकेशन क्या होता है? उन्मूलन क्या होता है? जिसमें हम उसका समूल नाश कर देंगे। समूल नाश मतलब खेत में एक भी खरपतवार नहीं रहने देंगे, उसे उन्मूलन कहते हैं। रासायनिक नियंत्रण में किसी भी रसायन का उपयोग या शाकनाशी का उपयोग, खरपतवारनाशी का उपयोग करके खरपतवारों का नष्ट किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? निरोधात्मक उपाय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपोस्टिंग एक क्रिया है। कंपोस्टिंग क्या है? एक किस प्रकार की क्रिया है? जैविक क्रिया है क्या? क्या रासायनिक क्रिया है, या जैव रासायनिक क्रिया है, या भौतिक क्रिया है? तो कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। और जैव रासायनिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जैव रासायनिक प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जो किसी जैविक पदार्थ में सेलुलोज या कोई भी कंपोनेंट उपस्थित होता है, वो जैविक कंपोनेंट है। और उस जैविक कंपोनेंट को विघटित करने के फलस्वरूप कई सरल रसायनों में उसे अगर तोड़ा जाता है, विघटित किया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है।
तो ये जैविक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं हैं। हमारे एग्रीकल्चर में ऐसे कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में केमिकल में उसके संगठन में, उसके केमिकल संगठन में उसमें बदलाव ला रहे हैं हम, तो उसे हम क्या कह देंगे, जैव रासायनिक क्रिया कह देंगे। अर्थात फर्मेंटेशन भी हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, जीवों के द्वारा या एंजाइम्स के द्वारा हो रहा है। और अगर सही मायने में हम बात करें तो जैव रासायनिक क्रिया क्या होती है कि जिसमें सेलुलोज का फ्रैक्शन हो रहा है, सेलुलोज से कई छोटे रूप की शर्कराएं बन रही है और उससे वो जो पदार्थ है वो सड़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, जैव रासायनिक क्रियाएं कहेंगे। तो कंपोस्टिंग भी एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस के आधार पर हमने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करना है और एग्रीकल्चर में ऐसे ही रोज ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे। इसके लिए आपको जो है चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।